गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग समुद्री परिवहन के अंतर्गत एक अन्य महत्वपूर्ण नहर पनामा नहर के विषय में पढ़ेंगे और ये जानेंगे कि पनामा नहर कहाँ स्थित है और पनामा नहर के बनने से किन देशों को व्यापारिक लाभ हुआ है, किन देशों की दूरियां बहुत कम हो गई हैं और इस नहर के बनने की शुरुआत कब हुई, इसके इसको बनाने में किस देश का महत्वपूर्ण योगदान है और आज इस नहर पर किसका नियंत्रण है। तो ये नहर जो है अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। पनामा नाम का एक मध्य अमेरिका में छोटा-सा देश है, बहुत छोटा-सा देश है। उस देश के स्थल भाग से वहीं पे सबसे पतला स्थल भाग है और उस स्थल भाग को काट करके एक नहर का निर्माण किया गया है जो अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ देती है। अटलांटिक महासागर में कैरेबियन सी का आपने नाम सुना होगा और कैरेबियन सागर और प्रशांत महासागर में ये पैसिफिक बे प्रशांत की खाड़ी, इन दोनों को ये नहर जोड़ती है। और जब ये नहर जोड़ती है तो सिर्फ नहर ही नहीं है, उसमें प्राकृतिक रूप से लॉक्स हैं, झीलें हैं, उन झीलों का भी उपयोग किया जाता है। उन झीलों से होकर गुजरने के कारण ही नहर की लंबाई थोड़ी बढ़ गई है, क्योंकि इसको घुमावदार तरीके से ले जाना पड़ा है प्राकृतिक रूप से उन झीलों का लाभ उठाने के लिए। और अ, इस जो नहर की अवस्थिति है वो विषुवत रेखा के 9 डिग्री उत्तर में है, यानी कि यहाँ पे पर्याप्त रूप से वर्षा होती है। उसका लाभ ये मिलता है कि यहाँ पे नहर में जल की आपूर्ति हो जाती है और उसकी हानि ये है कि उसके द्वारा सिल्ट नदियों में उस नहर में भर आता है और जिसकी बार-बार सफाई करनी पड़ती है। इस नहर के शुरुआत करने का काम जो था, वो स्वेज नहर के जो इंजीनियर थे, फर्डिनेंड लेसेप्स, उन्हीं के द्वारा इस परियोजना को पहले दिमाग में लाया गया कि यहाँ से अगर इसको काट करके बना लिया जाए। लेकिन तब वो पैसे का इंतजाम नहीं कर सके और ये परियोजना अधूरी रह गई। बाद में अमेरिका इसमें इंटरेस्टेड हुआ और अमेरिका ने 1909-10 के लगभग इसमें काम प्रारंभ किया। 1914 में इस नहर का काम पूरा हो गया। इस नहर की कुल लंबाई 82 किलोमीटर, चौड़ाई 100 मीटर और गहराई 12 मीटर है। और इस नहर पर 3 लॉक्स हैं। वैसे तो छोटे-छोटे कई सारे लॉक्स हैं, लेकिन 3 प्रमुख लॉक्स हैं। गातुन लॉक अटलांटिक के सिरे में जहाँ से नहर की शुरुआत होती है, वहीं शुरुआत में ही पेड्रो लॉक्स नहर के मध्य में और मिराफ्लोर्स लॉक जो प्रशांत के सिरे पे है, एकदम इसके पश्चिमी हिस्से पे है। और इस नहर को पार करने में सामान्यतया एक जहाज को 7 से 8 घंटे का समय लगता है। अगर हम इसकी अवस्थिति को देखें तो ये सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाला ये नहर है। इधर की तरफ अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर की कैरेबियन सी से और प्रशांत महासागर के प्रशांत की खाड़ी से ये नहर जुड़ती है। तो जब प्रशांत महासागर यहाँ पे कोलन एक बंदरगाह है, वहाँ से ये जहाज इसमें प्रवेश करते हैं और जब जहाज इसमें प्रवेश करते हैं तो यहाँ पे इनको स्थल भाग को काट करके नहर बनाया गया है और इस नहर को फिर गाटन झील यहाँ पे मिलती है, उस झील से गुजारा गया है। और ये झील से गुजरने के बाद गाटन झील से पार हो करके ये नहर इस तरह से पहुँचती है और फिर यहाँ पे इसको काट करके बनाया गया है, इस स्थलीय भाग को गहरा करके नहर बनाई गई है। और यहाँ पे पेड्रो झील है, जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे, पेड्रो लॉक है। और फिर जब ये किनारे पहुँचती है तो यहाँ पे मिराफ्लोर्स लॉक है और फिर बाल्बोआ का जो तट है, जो पत्तन है, वो इसका सबसे पश्चिमी पत्तन है। तो इस तरह से 82 किलोमीटर की ये दूरी पूरी करती है ये नहर। इस नहर को बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो इस नहर को बनाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि अमेरिका के अगर भारी सामान लाना ले जाना होता था, तो इस पूर्वी अमेरिका के अपने ही हिस्से यानी पश्चिमी अमेरिका तक पहुँचने में इसको बहुत लंबा केप ऑफ हॉर्न से होकर के इधर मैगेलन जल संधि से होकर के लगभग 12,500 मील की दूरी तय करनी पड़ती थी और जिसको औसत रूप से 67 से लेकर के 70 दिन लगते थे, यानी 2 से ढाई महीने इनको इस यात्रा में लगते थे। जब ये अ, डिस्टेंस यहाँ से पनामा नहर बन गई तो इसकी डिस्टेंस कम होकर के सिर्फ 4500 मील रह गई और अब ये दूरी 22 दिनों में ही पूरी कर ली जाती है। तो आप देख सकते हैं कि ये नहर कितनी उपयोगी रही। सिर्फ इतना ही नहीं,
यहाँ पे जो यूरोपीय कंट्री हैं, पश्चिमी यूरोप के, उनको भी अगर इधर की तरफ आना हो या इन देशों के पेरू, इक्वाडोर, चिली, इन देशों के साथ उसको व्यापार करना हो, तो उनको उनको पूरा ये चक्कर लगा करके यहाँ आना पड़ता था, जबकि अब वो इस रास्ते से आ करके यहाँ सहजता से अ, वेनेजुएला, इक्वाडोर, पेरू, चिली इत्यादि देशों तक पहुँच सकते हैं। साथ ही साथ अब इस मार्ग के बन जाने से इधर जापान और दक्षिण-पूर्वी एशिया जाने का और ऑस्ट्रेलिया जाने का मार्ग भी छोटा हो गया। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जब इधर की तरफ से जहाज आते थे, इधर जलवायु बहुत ठंडी होती थी क्योंकि इससे बहुत कम दूरी पर अंटार्कटिका महाद्वीप है जो बर्फ से वर्ष भर घिरा रहता है। तो यहाँ पे बर्फ तैरती हुई बर्फ रहती थी जिससे टकराने का खतरा हमेशा रहता था। यहाँ पे अ, तेज चक्रवात आते हैं और बहुत खतरनाक मौसम रहता है और लंबा यात्रा के तो समुद्री यात्रा के अपनी बीमारियों के अपने खतरे हैं ही। तो उन सब से निजात मिला इस नहर के बन जाने से और इस नहर के बन जाने से जो भौतिक रूप से लाभ हुआ, वो ये हुआ कि पूर्वी अमेरिका और पश्चिम अमेरिका के बीच की दूरी 14,000 किलोमीटर के तक कम हो गई और ब्रिटेन के लिवरपूल से अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को तक जो उसके पश्चिमी हिस्से में है, वहाँ तक की दूरी 9,000 किलोमीटर से तक कम हो गई और ऑस्ट्रेलिया तथा पश्चिमी अमेरिका के बीच की दूरी पूर्वी अमेरिका के बीच की दूरी एक्चुअली यहाँ पे गलत टाइप हो गया है। पूर्वी अमेरिका के बीच की दूरी 6400 किलोमीटर तक कम हो गई। और इस नहर का एक अतिरिक्त लाभ जैसा कि अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि केप ऑफ होर्न या मैगलेस जल संधि की अपेक्षा ज़्यादा सुरक्षित होना था क्योंकि जलवायु या बर्फ के जो चट्टानें थीं उनसे तैरते हुए चट्टानों से टकराने का इनका खतरा कम हुआ करता था। और इस नहर के द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील, वेनेजुएला, अर्जेंटीना, पैराग्वे, चीन, जापान, फिलीपींस, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आदि देशों को भी व्यापार में बड़ा प्रोत्साहन मिला है और इस मार्ग के बन जाने से कोयला, कॉफ़ी, पेट्रोलियम, खनिज अयस्क, रासायनिक पदार्थ, कपास, चीनी, पनीर, पशुओं के मांस इन सब का व्यापार फला-फूला है। तो ये पनामा नहर थी और इस पनामा नहर से जो लाभ हुए हैं, जिन देशों को लाभ हुए हैं, उनको हम समझ पाने में अ, अभी सफल हुए ऐसी मेरी आशा है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर आपको कोई समस्या होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, हम लोग इसको और